आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है टिश्यूज इन एक्शन। यह चैप्टर क्लास 9 के नए सिलेबस के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है और इस चैप्टर का कंटेंट क्लास 9 की एनसीईआरटी की नई बुक जिसका नाम है एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन उसके चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि टिश्यूज़ क्या होते हैं और डिवीज़न ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है। हम प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ के डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे और उनके फंक्शंस को भी समझेंगे। इसी तरह से हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे और उनके फंक्शंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। एनिमल टिश्यूज़ को स्टडी करने के दौरान हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम को भी स्टडी करेंगे और लास्ट में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। जब कुछ सिमिलर सेल्स एक ग्रुप फॉर्म करके एक स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। जब हम ऐसा कहते हैं कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे सेल्स जिनका कि स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स 2 तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरे को हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी एक सिंगल सेल की बनी होती है। इसके विपरीत मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनती है। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लाइफ की सभी प्रोसेसेस को एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है। इसके विपरीत एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये होता है कि एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के टिश्यूज़ होते हैं और हर एक प्रकार का टिश्यू एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। इसी चीज़ को डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। ऐसा करने से वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइफ की सभी इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस को इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाता है। एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सिमिलर सेल्स मिलकर के एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ मिलकर के एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं और एक ऑर्गन सिस्टम और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर के एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हम यह देखते हैं कि एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसा कि हमने चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ में पढ़ा था कि प्लांट और एनिमल सेल्स एक दूसरे से स्ट्रक्चर और फंक्शन में काफ़ी डिफर करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लांट्स मोस्टली फिक्स्ड होते हैं और वे एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं करते। एक जगह पर रह कर के अपराइट पोस्चर मेंटेन रखने के लिए प्लांट्स को सपोर्ट की आवश्यकता होती है। इसीलिए प्लांट्स के सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा आउटर लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल रिजिड होती है और सेल वॉल की यह रिजिडिटी प्लांट्स को रिक्वायर्ड सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि वे एक अपराइट पोस्चर मेंटेन रख सकें। इसके विपरीत एनिमल्स मूव करते हैं और एनिमल्स के सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर कोई भी एक्स्ट्रा आउटर लेयर नहीं होती। इसीलिए एनिमल्स के सेल फ्लेक्सिबल होते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए अलाउ करती है। इसके विपरीत एनिमल्स एक्सटर्नल फूड सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं, जबकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। इसीलिए भी एनिमल और प्लांट सेल्स एक दूसरे से डिफर करते हैं। प्लांट्स में कुछ स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं जिन्हें हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। जाइलम वाटर और मिनरल्स को प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, जबकि फ्लोएम फूड को प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसके विपरीत एनिमल्स में ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम फूड और ऑक्सीजन को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। प्लांट्स में 2 मेन टाइप के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। एक को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और दूसरे को हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वे टिश्यूज़ होते हैं जिनमें एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं और इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ 3 तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम, दूसरे को हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टम और तीसरे को हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। इसके विपरीत जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, उनमें एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स नहीं होते, बल्कि स्पेशलाइज़्ड सेल्स होते हैं, जो कि कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ 2 तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरे को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, वे एक ही तरह के सेल्स से बने होते हैं, जबकि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, वे कई तरह के सेल्स के कलेक्शन से बने होते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कशन करेंगे। पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वे टिश्यूज़ होते हैं, जिनमें कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं और इस एक्टिव डिवीज़न की वजह से प्लांट्स की ग्रोथ होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ 3 तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम, दूसरे को हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टम और तीसरे को हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब हम एक-एक करके इन तीनों ही टिश्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिकल मेरिस्टम के बारे में। एपिकल मेरिस्टम एक प्लांट के रूट के टिप्स और शूट के टिप्स पर मौजूद होता है और एपिकल मेरिस्टम की वजह से प्लांट के लेंथ में इंक्रीमेंट आता है। इस बात को कंफर्म करने के लिए कि एपिकल मेरिस्टम की वजह से प्लांट के लेंथ में इंक्रीमेंट आता है, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान 2 ग्लास जार्स लिए गए और इन दोनों ही ग्लास जार्स में वाटर फिल कर दिया गया। एक एक ग्लास जार को डेज़िग्नेट किया गया ग्लास जार ए और दूसरे ग्लास जार को डेज़िग्नेट किया गया ग्लास जार बी। इन दोनों ही ग्लास जार्स के ऊपर 2 अनियन बल्ब्स रख दिए गए। फिर अगले 3 दिनों तक दोनों ही अनियन बल्ब्स के रूट्स की ग्रोथ को ऑब्ज़र्व किया गया। यह देखा गया कि 3 दिनों तक दोनों ही ग्लास जार्स के ऊपर मौजूद अनियन बल्ब्स के रूट्स की लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ। तीसरे दिन के बाद ग्लास जार बी के ऊपर रखे हुए अनियन बल्ब के रूट के टिप्स को काट दिया गया और फिर अगले कुछ दिनों तक और दोनों ही ग्लास जार्स के ऊपर मौजूद अनियन के रूट्स की लेंथ को ऑब्जर्व किया गया। यह देखा गया कि ग्लास जार ए के ऊपर रखे गए अनियन के रूट्स की लेंथ तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती रही, लेकिन ग्लास जार बी के ऊपर रखे हुए अनियन बल्ब के रूट्स की लेंथ वहीं पर रुक गई, जिस लेवल पर उसे तीसरे दिन के बाद कट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट से यह कन्फर्म हो गया कि प्लांट्स के रूट्स के टिप्स पर एपिकल मेरिस्टम होता है, जिसकी वजह से रूट्स की लेंथ में इंक्रीमेंट आता है। इसी तरह से शूट्स के टिप्स पर भी एपिकल मेरिस्टम मौजूद होता है और यदि हम शूट के टिप को काट दें तो स्टेम की ग्रोथ भी रुक जाएगी। किसी भी प्लांट के स्टेम में एक रिंग की फॉर्म में एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड रहता है। इसे हम लेटरल मेरिस्टम कहते हैं। लेटरल मेरिस्टम में मौजूद सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं और कंटिन्यूअसली डिवाइड करके वे इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर और बाहर की तरफ कॉन्सेंट्रिक मैनर में नए-नए सेल्स डिपॉजिट करते जाते हैं। इस कंटिन्यूअस सेल डिपोजिशन की वजह से स्टेम के डायामीटर में इंक्रीमेंट आता है। यदि हम किसी स्टेम के ट्रांसवर्स सेक्शन को ऑब्ज़र्व करें, तो हम ये देखेंगे कि उसमें बहुत सारे रिंग लाइक पैटर्न्स मौजूद हैं। इन रिंग लाइक पैटर्न्स को एनुअल ग्रोथ रिंग्स कहा जाता है। ये जो एनुअल ग्रोथ रिंग्स होते हैं, ये लेटरल मेरिस्टम में मौजूद सेल्स के डिवीज़न और नए-नए सेल्स के कंटीन्यूअस डिपोज़िशन की वजह से फ़ॉर्म होता है। किसी भी स्टेम के अंदर मौजूद एनुअल ग्रोथ रिंग्स को काउंट करके हम उस ट्री के एज का अनुमान लगा सकते हैं। ये जो एनुअल रिंग्स एक प्लांट के स्टेम के अंदर मौजूद होते हैं। इसमें से कुछ एनुअल ग्रोथ रिंग्स वाइड होते हैं और कुछ दूसरे एनुअल ग्रोथ रिंग्स नैरो होते हैं। एनुअल ग्रोथ रिंग के वाइड होने का रीज़न ये होता है कि उस पर्टिकुलर ईयर में ग्रोथ की कंडीशन बहुत फ़ेवरेबल होती है और एनुअल ग्रोथ रिंग के नैरो होने का रीज़न ये होता है कि उस पर्टिकुलर ईयर में जिस जिस ईयर में वो ग्रोथ रिंग फ़ॉर्म हुई है, उस समय पर जो ग्रोथ की कंडीशन थी, वो उतनी अच्छी नहीं थी। तो एनुअल ग्रोथ रिंग्स को काउंट करके किसी भी ट्री की एज का अनुमान लगाया जाता है और एनुअल ग्रोथ रिंग्स की विड्थ को देख करके यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एक पर्टिकुलर ईयर में ग्रोथ की कंडीशन फ़ेवरेबल थी या नहीं थी।
इंटरकैलरी मेरिस्टेम वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो कि प्लांट के स्टेम के इंटर नोड के बेस पर मौजूद होता है, या यूं कहें कि नोड के जस्ट ऊपर मौजूद होता है। प्लांट के स्टेम पर नोड वो पॉइंट होता है जहां से नए लीव्स और ब्रांचेस ग्रो करते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम में मौजूद सेल्स के डिवीजन की वजह से प्लांट्स के नए ब्रांचेस ग्रो करते हैं। यदि हम किसी प्लांट के शूट के एपिकल मेरिस्टेम को कट भी कर दें, तब भी हम यह देखेंगे कि उस प्लांट के इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स की ग्रोथ की वजह से नए-नए ब्रांचेस ग्रो कर जाते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम की प्रेजेंस की वजह से ही ऐसा होता है कि जब हम घास को कट कर देते हैं या फिर उन्हें काऊ या फिर कुछ दूसरे एनिमल्स ग्रेज कर जाते हैं, खा जाते हैं, तब भी कुछ समय के बाद जो ग्रास है वो रीग्रो कर जाती है। उसके रीग्रो करने का रीज़न यही होता है कि हालाँकि उनका जो शूट का जो एपिकल मेरिस्टेम है वो तो कट गया, लेकिन जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो मौजूद होने की वजह से नए-नए ब्रांचेस ग्रो कर जाते हैं और उसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ कंटिन्यू रहती है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि प्लांट टिश्यूज़ मेनली 2 तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और दूसरे को हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज़। अब तक हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया, अब हम परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के सेल्स अपनी सेल डिवीज़न की क्षमता को लूज़ कर देते हैं और इसके विपरीत कुछ दूसरे स्पेसिफिक फंक्शन को परफ़ॉर्म करने की क्षमता को एक्वायर कर लेते हैं, तो इस प्रक्रिया को डिफरेंशिएशन कहा जाता है और डिफरेंशिएशन के बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ परमानेंट टिश्यूज़ के सेल्स बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हालाँकि परमानेंट टिश्यूज़ के सेल्स बने तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही होते हैं, लेकिन वे डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया के बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के पार्ट बनते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपने सेल डिवीज़न की क्षमता को लूज़ कर देते हैं और कुछ दूसरी स्पेसिफिक फंक्शन को परफ़ॉर्म करने की क्षमता को एक्वायर कर लेते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ 2 तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ और दूसरे को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ वे टिश्यूज़ होते हैं जो कि एक ही तरह के सेल से बने होते हैं। इसके विपरीत कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ वे टिश्यूज़ होते हैं जो कि कई तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं। यदि हम किसी प्लांट के स्टेम के ट्रांसवर्स सेक्शन को एक माइक्रोस्कोप से देखें, तो हमें कुछ ऐसा ही दिखाई देगा जैसा कि दिए हुए इस डायग्राम में दिखाया गया है। दिया हुआ यह डायग्राम एक सनफ्लावर के स्टेम के ट्रांसवर्स सेक्शन को माइक्रोस्कोप से देखने पर कैसा दिखाई पड़ता है, इस चीज़ को दर्शाता है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि स्टेम की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये थिन लेयर ऑफ सेल्स की बनी होती है, जो कि बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं और ये फ्लैट और रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं। इस लेयर को एपिडर्मिस कहा जाता है। एपिडर्मिस की यह लेयर जो कि सभी स्टेम्स के ऊपर होती है, सभी स्टेम्स को चारों तरफ से घेरे रहती है। यह प्लांट के सभी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है और उनको मैकेनिकल इंजरी, वाटर लॉस, इन्वेजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एक्सट्रीम एनवायरनमेंटल कंडीशन से बचाती है। एपिडर्मिस की लेयर एक थिन लेयर ऑफ क्यूटिन से कवर्ड होती है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। कुछ प्लांट्स जो कि बहुत ही ड्राई हैबिटेट में रहते हैं, उनमें जो क्यूटिकल की लेयर होती है, ये काफ़ी थिक होती है। क्यूटिकल की यह थिक लेयर लीव्स के स्टोमेटा से होने वाले ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से जो वाटर का लॉस होता है, उसको प्रिवेंट करती है। तो हम ये कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि जो प्लांट्स बहुत ही ड्राई हैबिटेट में रहते हैं, उनमें जो एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है, वो काफ़ी थिक होती है और यह ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा होने वाले वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। साथ ही साथ ये जो थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल होती है, ये मैकेनिकल इंजरी और पैरासाइट्स के इन्वेजन से भी प्लांट को प्रोटेक्ट करती है। लीव्स में जो एपिडर्मिस की लेयर होती है, उसके अंदर छोटे-छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा से वाटर का ट्रांसपिरेशन होता है और जब ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि जो लीव्स के सरफेस पर स्टोमेटा मौजूद होता है, उसमें से वाटर इवेपोरेट करता है। लीव्स के सरफेस पर जो स्टोमेटा होता है, वो प्लांट को हेल्प करता है कि प्लांट एटमॉस्फेयर से गैसियस एक्सचेंज कर सकें, मतलब कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए उन्हें जब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता
आवश्यकता होती है, तो वो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्ज़ॉर्ब करते हैं और जब रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो वो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को एब्ज़ॉर्ब करते हैं। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जब वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, तो वह भी स्टोमेटा के थ्रू होता है और जब रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, तो वह भी स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। तो गैसेज़ का यह एक्सचेंज स्टोमेटा के द्वारा होता है। इसके अलावा स्टोमेटा के द्वारा इवेपोरेशन ऑफ वाटर भी होता है जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया की वजह से एक ट्रांसपिरेशनल पुल क्रिएट होता है और ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से ही जाइलम टिश्यू के द्वारा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन संभव हो पाता है। मतलब कि जब किसी प्लांट की जड़ें वाटर को एब्ज़ॉर्ब करती हैं, तो जो ट्रांसपिरेशनल पुल होता है, वो जड़ों से वाटर को जाइलम टिश्यू के द्वारा खींचता हुआ ऊपर लीव्स तक पहुँचाता है। यदि यह ट्रांसपिरेशनल पुल नहीं होता, तो उस स्थिति में जो प्लांट के रूट्स वाटर को और मिनरल्स को सॉइल से एब्ज़ॉर्ब करते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन जो कि जाइलम टिश्यू के द्वारा होता है, वह संभव नहीं हो पाता। सो बेसिकली ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ही वाटर के ट्रांसपोर्टेशन को संभव बनाती है। अभी हमने एपिडर्मिस के बारे में डिस्कशन किया जो कि एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। अब हम सपोर्टिंग टिश्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। सपोर्टिंग टिश्यूज़ को सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ भी कहते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ वे टिश्यूज़ होते हैं जो एक ही टाइप के सेल्स से बने होते हैं। सपोर्टिंग टिश्यूज़ प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं कि वे एक अपराइट पोस्चर मेंटेन रख सकें। सपोर्टिंग टिश्यूज़ सीड के सीड कोट्स को फॉर्म करते हैं। ये सीड कोट्स हार्ड होता है और इसी वजह से सीड के अंदर मौजूद एम्ब्रियो सुरक्षित रह पाता है। सपोर्टिंग टिश्यूज़ एक्वेटिक प्लांट्स को हेल्प करते हैं कि वे फ्लोट कर सकें। सपोर्टिंग टिश्यूज़ या यूँ कहें कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ 3 तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यूज़ पैरेन्काइमा टिश्यूज़ में मौजूद सेल्स लिविंग होते हैं और इनके सेल वॉल्स थिन होते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू का मेन काम होता है फूड को स्टोर करना। अ अ, प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में पैरेन्काइमा टिश्यूज़ फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू में मौजूद सेल्स लूज़ली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस होता है। एक्वेटिक प्लांट्स में स्पेशल पैरेन्काइमा टिश्यू होता है जो कि एयर स्पेसेस फॉर्म करता है और इन एयर स्पेसेस की वजह से एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट कर पाते हैं। कोलेन्काइमा टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं वे भी लिविंग होते हैं। इनके जो लेकिन इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वे अनइवनली थिकन्ड होते हैं क्योंकि इनमें पेक्टिन की डिपोज़िशन होती है। पेक्टिन एक ऐसा केमिकल होता है जो कि रबर की तरह की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कोलेन्काइमा टिश्यूज़ प्लांट्स को सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। स्टेम्स और टेंड्रिल्स को ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि जो प्लांट के टेंड्रिल्स होते हैं, वे बेंड हो जाते हैं, बिना बिना टूटे बेंड हो जाते हैं। इसके विपरीत जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होता है, उसके सेल्स के जो सेल वॉल्स होते हैं, वो काफ़ी थिक होते हैं और ये थिक सेल वॉल्स इस टिश्यू को हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये सेल वॉल्स इसीलिए थिक होते हैं क्योंकि इनमें लिग्नाइन की डिपोज़िशन होती है। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू में मौजूद ज़्यादातर सेल्स डेड होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू स्टेम्स में पाया जाता है, लीफ वेन्स में पाया जाता है, सीड की और नट्स की आउटर कवरिंग में पाया जाता है, जैसे कि कोकोनट हस्क और वॉलनट शेल में स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू पाया जाता है। अब तक हमने प्लांट्स में मौजूद प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ और सपोर्टिंग टिश्यूज़ के बारे में डिस्कशन किया। अब हम कंडक्टिंग टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। कंडक्टिंग टिश्यूज़ को कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ वे टिश्यूज़ होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। प्लांट्स में कुछ स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं जिन्हें हम जाइलम एंड फ्लोएम कहते हैं। इन्हें हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इकट्ठे होकर के वर्क कर रहे होते हैं। जाइलम टिश्यू का काम होता है रूट्स से वाटर और मिनरल्स को ऊपर लीव्स और प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करना। जाइलम टिश्यू प्लांट को स्ट्रेंथ और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। जाइलम टिश्यू में कई तरह के सेल्स होते हैं जैसे कि ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ट्रैकीड्स और वेसल्स ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, इनके वॉल्स थिक होते हैं।
जाइलम पेरेन्काइमा जाइलम टिश्यू में मौजूद एक ऐसा टिश्यू होता है जिसके सेल्स लिविंग होते हैं। इसके विपरीत बाकी सभी सेल्स जैसे कि ट्रैकीड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स, ये सभी प्राइमरीली स्क्लेरेन्काइमेटा सेल्स होते हैं, यानी कि मेनली डेड सेल्स होते हैं। जाइलम के विपरीत फ्लोएम टिश्यू में मौजूद ज़्यादातर सेल्स लिविंग सेल्स होते हैं। फ्लोएम टिश्यू में कई तरह के सेल्स होते हैं, जैसे कि सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। सीव ट्यूब सेल्स लॉन्ग और ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, जो कि एंड टू एंड एक दूसरे से परफोरेटेड वॉल्स के थ्रू जुड़े होते हैं। सीव ट्यूब सेल्स का काम होता है कि लीव्स से फूड को प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाना। कंपेनियन सेल्स सीव ट्यूब सेल्स के सेलुलर फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। ये स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं। कंपेनियन सेल्स ये मॉनिटर करते हैं कि बेसिकली ये शुगर के सीव ट्यूब सेल्स के अंदर शुगर की लोडिंग और अनलोडिंग को मॉनिटर करते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। इसके अलावा रेजिन्स, टेनिन्स और लेटेक्स को भी स्टोर करते हैं। जो फ्लोएम फाइबर सेल्स होते हैं, ये फ्लोएम फाइबर सेल्स प्राइमरीली ये भी स्क्लेरेन्काइमेटा सेल्स होते हैं, यानी कि मेनली डेड सेल्स होते हैं। तो फ्लोएम टिश्यू का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना लीव्स से प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक। इन दोनों जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू, इन दोनों को कलेक्टिवली वेस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। अब तक हमने प्लांट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज के बारे में डिस्कशन किया बेस्ड अपॉन देयर फंक्शन, जैसे कि प्रोटेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यूज, कंडक्टिंग टिश्यूज। लेकिन ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं, ये प्लांट की बॉडी में सिंगल हैंडेडली यानी कि अकेले वर्क नहीं कर रहे होते, बल्कि ये एक दूसरे के साथ मिलकर के टिश्यू सिस्टम्स का निर्माण कर रहे होते हैं। प्लांट में 3 तरह के टिश्यू सिस्टम्स पाए जाते हैं: डर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। डर्मल टिश्यू सिस्टम प्लांट की आउटर कवरिंग को फॉर्म करता है और यह टिश्यू सिस्टम प्लांट के इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम प्लांट की मेन बॉडी को फॉर्म कर रहा होता है बिटवीन डर्मल टिश्यू एंड कंडक्टिंग टिश्यूज। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज आते हैं। इसके अलावा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर कंडक्टिंग टिश्यूज आते हैं, जैसे कि जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। अब तक हमने प्लांट टिश्यूज के बारे में डिस्कशन किया, अब हम एनिमल टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। एनिमल टिश्यूज मेनली 4 तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, दूसरे को हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, तीसरे को हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू और चौथे को हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू। अब हम एक-एक करके इन चारों टिश्यूज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू बॉडी की आउटर कवरिंग को फॉर्म करता है और यह इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग को भी फॉर्म करता है। एपिथेलियल टिश्यू कई तरह के होते हैं और किसी भी पर्टिकुलर टाइप के एपिथेलियल टिश्यू में मौजूद सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि वह पर्टिकुलर टाइप का एपिथेलियल टिश्यू किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है। फंक्शन के बेस पर एपिथेलियल टिश्यू कई तरह के होते हैं, जैसे कि एक एपिथेलियल टिश्यू ऐसा होता है जो कि एक्सचेंज का फंक्शन परफॉर्म करता है। एक्सचेंज का मतलब यह होता है कि इस एपिथेलियल टिश्यू के थ्रू लिक्विड्स और गैसेस का रैपिड डिफ्यूजन संभव हो पाता है। यह एपिथेलियल टिश्यू हमारे लंग्स और ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। इस एपिथेलियल टिश्यू में एक सिंगल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट होता है जो कि थिन और फ्लैट होता है, जैसे कि हम दिए हुए इस लेफ्ट डायग्राम के ए पार्ट में देख सकते हैं। एक दूसरा एपिथेलियल टिश्यू होता है जो कि प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करता है। प्रोटेक्शन का मतलब यह होता है कि यह एपिथेलियल टिश्यू अंडरलाइंग टिश्यूज को मैकेनिकल इंजरी, फ्रिक्शन और इन्वेजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बचाता है। इस एपिथेलियल टिश्यू में मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं और जो आउटर मोस्ट सेल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं और कॉम्पैक्टली या टाइटली अरेंज्ड होते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें एंटर ना कर सकें। यह एपिथेलियल टिश्यू हमारे स्किन की लाइनिंग में मौजूद होता है और हमारे माउथ और ईसोफेगस की लाइनिंग में भी मौजूद होता है। एक तीसरे तरह का एपिथेलियल टिश्यू होता है जो कि सिक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। इसमें मौजूद सेल्स स्पेशलाइज्ड होते हैं ताकि वे
सलाइवा, एंजाइम्स, म्यूकस, स्वेट स्वेट एटसेट्रा को प्रोड्यूस कर सकें और इनको सिक्रीट कर सकें। इसमें मौजूद सेल्स क्यूबॉइडल या फिर कोल्यूमिनार शेप के होते हैं, जैसा कि हम दिए हुए इस डायग्राम के सी पार्ट में देख सकते हैं। ये सेल्स हमारे स्टमक की लाइनिंग में मौजूद होते हैं। स्वेट और सैलिवरी ग्लैंड्स की लाइनिंग में भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा एक चौथे तरह के एपिथेलियल टिश्यू होता है जो कि सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करता है। सेंसरी फंक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे स्मेल करना, टेस्ट करना, साउंड को परसीव करना या फिर बैलेंस मेंटेन करना। यह जो सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करने वाला जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, ये हमारे इनर ईयर में, टेस्ट बड्स में और नॉस्ट्रिल्स में पाए जाते हैं। इसमें जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स टॉल होते हैं और इसमें हेयर लाइक सीलिया प्रेजेंट होती है। इसके अलावा एक पांचवें तरह का ये सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करने वाले एपिथेलियल टिश्यू को हम इस दिए हुए लेफ्ट डायग्राम के डी पार्ट में देख सकते हैं। एक पांचवी तरह का फंक्शन परफॉर्म करने वाला एपिथेलियल टिश्यू होता है जो कि हेल्प करता है कि न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एफिशिएंटली एब्जॉर्ब किया जा सके। मतलब कि यह एपिथेलियल टिश्यू एब्जॉर्प्शन फंक्शन को परफॉर्म करता है। यह एपिथेलियल टिश्यू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में पाया जाता है। इसमें मौजूद सेल्स टॉल होते हैं, पिलर लाइक सेल्स होते हैं और उसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद होते हैं, जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम के ई पार्ट में देख सकते हैं। अब हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू उस टिश्यू को कहते हैं जो डिफरेंट टिश्यूज को कनेक्ट करता है और सपोर्ट करता है। कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स हैं ब्लड, बोन, कार्टिलेज, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लड न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और हार्मोन्स को सभी सेल्स तक बॉडी में सर्कुलेट करता हुआ सभी सेल्स तक पहुंचाता है। तो इस तरह से ब्लड डिफरेंट टिश्यूज को कनेक्ट करता है और इसीलिए ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसी तरह से बोन भी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को हेड से लेकर के टो तक कनेक्ट करती है और सपोर्ट करती है। इसीलिए बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू का ही एग्जाम्पल होता है। इसके अलावा कार्टिलेज एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि जॉइंट्स में बोन के एंड्स पर मौजूद होता है और अ, और और बोन के एंड्स पर यह कुशनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा टेंडन भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करता है। जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसका जो कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्स होता है उसको टेंडन्स बोन्स पर ट्रांसफर कर देते हैं और इस तरह से टेंडन्स जॉइंट्स पर मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लिगामेंट्स वो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो बोन्स को बोन्स से कनेक्ट करते हैं और इस तरह से लिगामेंट्स जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जॉइंट की डिसलोकेशन को प्रिवेंट करते हैं और जॉइंट पर होने वाले एक्सेसिव मूवमेंट को भी कंट्रोल करते हैं। एनिमल्स में जो तीसरे टाइप का टिश्यू पाया जाता है उसे हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। मस्कुलर टिश्यू एनिमल्स को हेल्प करता है मूवमेंट परफॉर्म करने में। हमारी बॉडी में होने वाली मूवमेंट्स दो तरह की होती हैं। एक को हम बोलते हैं वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स और दूसरे को हम बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स। वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती हैं जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये वो मूवमेंट्स होती हैं जो हमारी इच्छा के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। जैसे कि जब हम रनिंग करते हैं या राइटिंग करते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो इन सभी एक्टिविटीज़ के दौरान जो मूवमेंट्स होती हैं वो इसीलिए होती हैं क्योंकि हमने उन मूवमेंट्स को परफॉर्म करने की इच्छा जाहिर की। जैसे कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो क्योंकि हम अपनी इच्छा से उस ऑब्जेक्ट को उठा रहे होते हैं, इसीलिए ये मूवमेंट्स वॉल्यूंटरी मूवमेंट का एक एग्जाम्पल है। वॉल्यूंटरी मूवमेंट को परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं स्केलेटल मसल्स जो कि हमारे स्केलेटन से अटैच्ड होती हैं। स्केलेटल मसल के सेल्स को स्केलेटल मसल फाइबर्स भी कहते हैं। स्केलेटल मसल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स के द्वारा बनी होती हैं। ये मसल फाइबर्स लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, मल्टी न्यूक्लियेट होते हैं और स्ट्रेटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लियेट होने का मतलब ये है कि एक मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और स्ट्रेटेड होने का मतलब ये है कि जब हम स्केलेटल मसल फाइबर्स को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसमें ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स दिखाई पड़ते हैं।
जैसा कि हमने अभी बात किया था कि हमारी बॉडी में होने वाली मूवमेंट्स 2 तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं वॉलंटरी मूवमेंट्स और दूसरे को हम बोलते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। अब हम इनवॉलंटरी मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इनवॉलंटरी मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती हैं जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती, यानी कि हमारी इच्छा से नहीं होती। जैसे कि हमारा जो हार्ट है वो हमारी इच्छा से बीट नहीं कर रहा होता, वो ऑटोमैटिकली बीट कर रहा होता है। इसी तरह से जब हम फूड को स्वैलो कर लेते हैं तो उसके बाद स्टमक में और इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन प्रोसेस के दौरान फूड की मूवमेंट होती है, वो भी इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट होती है, मतलब कि ऑटोमैटिकली होती है। इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। स्मूथ मसल्स के सेल्स को हम स्मूथ मसल फाइबर्स भी कहते हैं। जो स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं, ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं, यानी कि बीच में चौड़े और एंड्स की तरफ टेपर्ड यानी कि नैरो होते हैं। स्मूथ मसल फाइबर्स यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, यानी कि इनके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है और इनके अंदर स्ट्रेशंस नहीं होते, यानी कि अगर हम स्मूथ मसल फाइबर्स को माइक्रोस्कोप में देखें तो इनके अंदर हमें अल्टरनेट डार्क या लाइट बैंड्स दिखाई नहीं देंगे। इसके विपरीत जो कार्डियक मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स लॉन्ग होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और इनके अंदर फेंट स्ट्रेशंस होता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे कार्डियक मसल्स होते हैं उसमें एक सिंगल यूनिन्यूक्लिएट का मतलब होता है कि उसमें एक सिंगल न्यूक्लियस होता है और इसमें जो स्ट्रेशंस होती हैं वो बहुत ही हल्की दिखाई पड़ती हैं। जो कार्डियक मसल्स हैं, ये कंटिन्यूअसली थ्रू आउट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहती हैं रिदमिकली, जिसकी वजह से हमारा हार्ट थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यूअसली बिना थके वर्क करता रहता है। एनिमल्स में जो 4th टाइप का टिश्यू पाया जाता है, उसे हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। नर्वस टिश्यू हमारी हेल्प करता है कि हम किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस को परसीव कर सकें, उस एक्सटर्नल स्टिमुलस से रिलेटेड मैसेज को ब्रेन तक पहुंचा सकें, क्योंकि ब्रेन हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है और फिर जब ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके एक रिस्पॉन्स मैसेज जनरेट करता है, तो उस रिस्पॉन्स मैसेज को टारगेट मसल तक पहुंचा सके। इस बात को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जब कभी हमारा हाथ गलती से किसी गर्म ऑब्जेक्ट पर पड़ जाता है, तो हम बहुत तेज़ी से अपने हाथ को हटाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान जब हमारा हाथ गर्म ऑब्जेक्ट पर पड़ा, तो उस गर्म ऑब्जेक्ट एक स्टिमुलस है, उस स्टिमुलस को हमारे नर्व टिश्यू ने परसीव किया, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक सेंड किया। फिर ब्रेन ने जब उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया, तो उससे रिलेटेड एक रिस्पॉन्स मैसेज जनरेट किया, जो कि फिर दोबारा से नर्व सेल्स ने हमारे टारगेट मसल्स तक, यानी कि हैंड के मसल्स तक पहुँचाया और फिर हैंड की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होके जल्दी से उस गर्म ऑब्जेक्ट से हट जाती हैं। तो यहाँ पर यह जो प्रक्रिया हुई, इसमें हमारी बॉडी ने सेंस किया, कम्युनिकेट किया और फिर एक रिस्पॉन्स जनरेट किया। तो इन तीनों ही प्रोसेसेस को करने में हमारा नर्वस टिश्यू हेल्प करता है। मतलब सिंपल शब्दों में हम दोबारा से ऐसे कह सकते हैं कि नर्वस टिश्यू हमारी बॉडी को किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस को सेंस करने में, मैसेज को कम्युनिकेट करने में और रिस्पॉन्स जनरेट करने में हेल्प करता है। नर्वस टिश्यू नर्व सेल से बना होता है, जिसको कि हम न्यूरॉन्स कहते हैं या फिर नर्व फाइबर्स भी कहते हैं। एक न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, जैसा कि हम दिए हुए लेफ्ट मोस्ट डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर एक न्यूरॉन के डायग्राम को दिखाया गया है। न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सेल बॉडी, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है और सेल बॉडी नर्व सेल के सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। दूसरा इसका पार्ट होता है वो है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन से आने वाले मैसेज को रिसीव करते हैं और तीसरा होता है एक लॉन्ग फाइबर, जिसे हम एक्सॉन कहते हैं। यह लॉन्ग फाइबर एक्सॉन टर्मिनल्स पर एंड होता है। यह लॉन्ग फाइबर हेल्प करता है मैसेज को एक्सॉन टर्मिनल्स के द्वारा दूसरे न्यूरॉन्स तक ट्रांसमिट करने में। मतलब कि डेंड्राइट्स मैसेज को रिसीव करते हैं और फिर एक्सॉन्स के द्वारा उस मैसेज को बेसिकली डेंड्राइट्स मैसेज को रिसीव करते हैं और फिर सेल बॉडी के अंदर उसकी प्रोसेसिंग होती है और फिर एक्सॉन्स उसको दूसरे न्यूरॉन्स तक ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से हमारा नर्वस टिश्यू वर्क करता है।
अब हम बात करेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स, कार्टिलेज, टेंडन्स और लिगामेंट्स से मिलकर बनता है। ये सभी टिश्यूज़ और स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करते हैं और हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं कि वो सीधा खड़ा रह सके, मूव कर सके, पोस्चर मेंटेन रख सके और साथ ही साथ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हमारे डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है। हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में वर्क करता है। जब ब्रेन मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने का सिग्नल देता है, तो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो उसका कॉन्ट्रैक्शन फ़ोर्स टेंडन के द्वारा बोन्स के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि मसल्स को बोन्स से टेंडन्स जोड़ते हैं, तो इसीलिए जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन फ़ोर्स टेंडन्स के द्वारा बोन्स के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और और इस वजह से जॉइंट्स के ऊपर मूवमेंट संभव हो पाती है। तो इस तरह से मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है। अब हम हमारी बॉडी में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ह्यूमन बॉडी में 4 मेन टाइप्स के जॉइंट्स पाए जाते हैं। पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दूसरा है हिंज जॉइंट, तीसरा है पिवट जॉइंट और चौथा है फिक्स्ड जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जांपल्स हैं शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। शोल्डर जॉइंट में हमारे अपर आर्म की बोन का राउंडेड टॉप शोल्डर बोन के शैलो कैविटी में फिटेड होता है और इस तरह से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का निर्माण होता है। इसी तरह से हमारे हिप जॉइंट में हमारे थाई बोन का जो अपर एंड होता है उसका राउंडेड टॉप हमारे हिप बोन की एक शैलो कैविटी के अंदर फिट होता है और इस तरह से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का निर्माण होता है। तो दोनों ही शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जांपल्स हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फ्री मूवमेंट अलाउ करता है। इसका मतलब ये है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में फॉरवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट, साइडवेज मूवमेंट और सर्कुलर मूवमेंट्स सभी मूवमेंट्स पॉसिबल होते हैं। इसके विपरीत हिंज जॉइंट में केवल एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल होता है। हिंज जॉइंट के एग्जांपल्स हैं एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा एल्बो जॉइंट एक ही डायरेक्शन में बेंड हो सकता है और एक्सटेंड हो सकता है। इसी तरह से हमारा नी जॉइंट एक ही डायरेक्शन में बेंड हो सकता है और एक्सटेंड हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक दरवाजे का हिंज दरवाजे को एक तरफ ओपन करता है और क्लोज़ करता है, वैसे ही हिंज जॉइंट केवल बेंडिंग और एक्सटेंडिंग अलाउ करती है एक ही डायरेक्शन में। हमारा स्कल हमारे बैकबोन से एक पिवट जॉइंट के थ्रू जुड़ा होता है जो कि उसे साइड टू साइड मूवमेंट अलाउ करता है। मतलब कि जब हम अपने हेड को नो नो का इशारा करने के लिए साइड टू साइड मूवमेंट करते हैं, तो इस साइड टू साइड मूवमेंट को पिवट जॉइंट अलाउ करता है, जो कि हमारे स्कल और बैकबोन के बीच में फॉर्म हो रही होती है। ये कुछ वैसी ही मूवमेंट होती है जैसे कि हम जब एक डोर नॉब को उसके सॉकेट के अंदर मूव करते हैं, तो जिस तरह की रोटेशन डेवलप होती है, साइड टू साइड मूवमेंट डेवलप होती है, वैसे ही साइड टू साइड मूवमेंट एक पिवट जॉइंट में पॉसिबल होती है। इसके विपरीत हमारे जो स्कल की बोन्स होती हैं वो फ्लैट होती हैं और एक दूसरे से फिक्स्ड जॉइंट के द्वारा जुड़ी होती हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे स्कल की बोन्स मूव नहीं कर सकती। हमारे स्कल की फ्लैट बोन्स फिक्स्ड जॉइंट्स के द्वारा जुड़ कर के एक केस फॉर्म करती हैं, जिसके अंदर हमारा ब्रेन, आइज़ और ईयर सुरक्षित रहते हैं। अब हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्केलेटल सिस्टम एक फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स से बना होता है, जो कि हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और हमारे डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। स्केलेटल सिस्टम में स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब केज शामिल होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम को हम बैकबोन भी कहते हैं। ये हमारे स्कल के बेस से शुरू होकर के नीचे की तरफ एक्सटेंड करता है। बैकबोन में यानी कि वर्टिब्रल कॉलम में बहुत सारे छोटे-छोटे बोन्स होते हैं या यूँ कहें कि हमारा बैकबोन बहुत सारे छोटे-छोटे बोन्स से मिलकर बना होता है जिसमें से हर एक बोन को हम वर्टिब्रे कहते हैं। 2 वर्टिब्रे के बीच में एक कार्टिलेज का डिस्क होता है जो कि कुशनिंग प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। यह फ्लेक्सिबिलिटी हमारी हेल्प करती है कि हम अपनी बॉडी को बेंड कर सकें या ट्विस्ट कर सकें बिना स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज किए हुए। बैकबोन की ही सहायता से हम सीधे खड़े हो पाते हैं।
हमारी चेस्ट में जो बोन्स फ़ील होती हैं, उन्हें हम रिब्स कहते हैं। हमारी बॉडी में 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं। ये जो रिब्स होती हैं, ये पीछे की तरफ वर्टिब्रे से जुड़ी होती हैं, यानी कि हमारे बैकबोन की बोन्स से जुड़ी होती हैं और आगे की तरफ स्टर्नम से, यानी कि ब्रेस्ट बोन से जुड़ी होती हैं और इस तरह से ये एक रिब केज का निर्माण करती हैं। ये जो रिब्स होती हैं, ये आगे की तरफ जब स्टर्नम से जुड़ती हैं, तो कार्टिलेज के थ्रू जुड़ती हैं और पीछे की तरफ जब ये वर्टिब्रे से यानी कि बैकबोन के स्मॉलर बोन से जुड़ी होती हैं, तो भी ये कार्टिलेज के द्वारा ही जुड़ी होती हैं। तो इस तरह से जो रिब केज का निर्माण होता है, वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को, जो कि हार्ट और लंग्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ ये जो कार्टिलेज के द्वारा जो ये जॉइंट फॉर्म होता है, ये हमारे रिब केज को एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमारा रिब केज अ एक्सपैंड हो सके और कॉन्ट्रैक्ट हो सके। यह एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ब्रीदिंग में हमारी हेल्प करता है। अब हम प्लांट सेल्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसे हम टोटिपोटेंसी कहते हैं। कुछ मैच्योर प्लांट सेल्स में यह कैपेबिलिटी होती है कि वो डी-डिफरेंशिएट होकर के दोबारा से अपनी डिवाइड होने की कैपेबिलिटी को रीगेन कर लेते हैं और उसके बाद मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होकर के एक मास ऑफ सेल प्रोड्यूस कर देते हैं। फिर ये जो सेल्स होते हैं, ये री-डिफरेंशिएट करके प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को फॉर्म कर देते हैं और इस तरह से एक कंप्लीट प्लांट का निर्माण हो जाता है। यानी कि यूँ कहें कि एक सिंगल सेल से एक कंप्लीट प्लांट का निर्माण हो जाता है। तो प्लांट सेल्स की इस प्रॉपर्टी को टोटिपोटेंसी कहा जाता है। प्लांट सेल्स की इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल बायोटेक्नोलॉजी में और एग्रीकल्चर में किया जाता है। तो इस चैप्टर में हमने ये जाना कि टिश्यूज़ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हमने यह भी जाना कि प्लांट टिश्यूज़ 2 तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे को हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। जाइलम टिश्यू वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, जबकि फ्लोएम टिश्यू फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। हमने यह भी जाना कि एनिमल टिश्यूज़ 4 तरह के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। और लास्ट में हमने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में भी पढ़ा और यह जाना कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स और कार्टिलेज से मिलकर बनता है और मूवमेंट में हमारी हेल्प करता है। थैंक यू वेरी मच।